हेलो मित्रों। आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आज हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी क्लास है। आप पहले तीसरी ना देखें, पहले जो दो हो चुकी हैं वो पहले देखें, उसके बाद ये तीसरी देखें तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। हम चल रहे थे आप 1853 का चार्टर अधिनियम में। ठीक है, ये मैं बता चुका था आपके। आज चलेगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें है क्या। 58 भी हो चुका था, 1858 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, आज होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। देखते हैं क्या है। इस अधिनियम के तहत पहली बार विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। केंद्र सरकार को सार्वजनिक ऋण धर्म के मामले में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया था। भारतीय परिषद को जो ब्रिटेन में स्थित था को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश लोगों भारतीय प्रथा भारतीय रियासतों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों तथा सभी स्थानों तथा वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने परिषद के सदस्यों को भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिया जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास बम्बई की सरकारों को व्यवस्था का अधिकार दिया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया। ठीक है, अब अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या कहता है ये, आओ देखते हैं। 1857 की क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत कर दिया तथा 1885 में कांग्रेस की स्थापना और इल्बर्ट बिल के विवाद के बाद, अच्छा इल्बर्ट बिल होता है शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, इल्बर्ट बिल के विवाद के बाद भारतीयों के प्रशासन तथा विधि निर्माण में और प्रतिनिधित्व की मांग काफी तेज हो गई, जिसके पश्चात यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 निश्चित की गई। बंगाल, बंबई तथा मद्रास प्रांतों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 8 तथा ज्यादा से ज्यादा 20 निश्चित की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892। याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, भारतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल तथा और किए जाने थे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने थे, जिन्हें मनोनीत कहा जाता है। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान कराने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो, अगर कोई जैसे कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो आप उसके बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो तुरंत रैंडम पूछ लेते सर इसका क्या मतलब है, वो होता है अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, तुरंत उसका रिलेटिव उसके बारे में पूछना कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, इसके बारे में बताओ, तो ये अनुपूरक प्रश्न होता है। इस तरह के ये प्रश्न होते होंगे, है ना। इस अधिनियम में प्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1909।
इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले था सचिव और मिंटो था उस समय वायसराय। ठीक है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये देख लेना एक बार। इसने वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार प्रदान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार देख लेना। उन्हें विधि सदस्य के रूप में, विधि हमने आपको पिछली बार भी बताया, आज भी यही बता रहे हैं कि विधि कानून होता है, उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। दो भारतीयों को भी भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया था। इनसे पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई। इसके तहत मुस्लिमों सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। मतलब ये क्या कर रहे थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लेके आ रहे थे ये अंग्रेज लोग, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, ये लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट डालेंगे, हिंदू लोग हिंदू को ही वोट डालेंगे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाना चाह रहे थे। तो ये बहुत गलत था ये। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैध कर दिया गया, और वैध भी कर दिया गया, मान्य भी कर दिया। क्या वैध, क्या कर दिया, क्या वैध उसको कर दिया गया। भाई ये तो गलत है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता मतदाता के पिता के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। क्योंकि इन्हीं के समय में लाया गया, तो इन्हीं को सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में जाना जाने लगा। पूछ सकता है कि सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में किस वायसराय को जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को, जो कि 1909 में लेके आए थे। ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम में पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन, डोमिनियन का मतलब होता है स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नरी की नियुक्ति की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी निर्वाचन करने की प्रणाली दी गई। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि इसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार का क्रमिक परिचय था। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस प्रकार अधिनियमित किया गया, जो कि 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अंडरलाइन कर लेना इसको। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। बहुत अच्छा पॉइंट है। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांड इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू करते हुए प्रशासनिक विषयों को 2 भागों और आरक्षित एवं हस्तांतरित विभाजित किया गया एवं हस्तांतरित विषय को विधान परिषद के प्रति राज्यपाल मंत्रियों की सहायता से प्रसारित किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाने लगा। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? वित्तीय विभाग, कानूनी व्यवस्था, अकाल आयोग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग। हस्तांतरित विषय थे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि। द्वैध शासन के जन्मदाता लोयोनिल कॉर्टिस थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार देख लेना। अगला
1935 का भारत शासन अधिनियम। देखते हैं क्या हुआ इसमें। अधिनियम 1935 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग साइमन आयोग का गठन किया गया, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा कौन, साइमन, तथा जांच के पश्चात यह आयोग 3 जून 1930 को ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा भारतीय नेताओं को ब्रिटिश में 3 गोलमेज सम्मेलनों में बुलाकर उनके भी सुझाव को प्राप्त करके ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान के रूप में प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया तथा इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधिक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश साम्राज्य की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। यह अंतिम तथा सबसे बड़ा दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान में इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। 1919 को द्वैध शासन जो प्राय लागू हुआ था उसे अब समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन 1919 में लागू हुआ था और 1935 में उसको समाप्त कर दिया गया। अब केंद्रीय शासन के विषय को रक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। रक्षित विषय कौन कौन से होते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय तथा जनजातीय क्षेत्र। इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता था। इसके विरुद्ध अपील काउंसिल वेटरन में भी की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गॉयर थे। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विभाजन 3 सूची में किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे केंद्र के लिए, ये केंद्र की होती है। प्रांतीय सूची राज्य का विषय होते हैं, उसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची 36 विषय दोनों के होते हैं, केंद्र प्लस राज्य दोनों के लिए होते हैं। नोट में क्या है? अवशिष्ट विषय सहित आपातकालीन अधिकार वायसराय के पास था। इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस होते हैं प्रांतीय, और संयुक्त लोक सेवा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय। ठीक है। अप्रैल 1937 में वर्मा भारत से अलग हो गया। ठीक है, ये भी फैक्ट पॉइंट है, एक बार देख लेना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या है? 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट द्वारा अनुमति प्रदान की गई। 15 अगस्त 1947 को यह लागू किया गया। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता राज्य घोषित कर दिया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। दोनों राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार पृथक पृथक और यदि दोनों सहमत हों तो संयुक्त गवर्नर जनरल नियुक्त करेगी। दोनों राज्य अपनी अपनी संविधान सभा में अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा। ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 के पश्चात दोनों राज्यों में कोई भी नियंत्रण नहीं रखेगा। नोट पॉइंट में क्या? संविधान सभा का गठन न तो वयस्क मताधिकारियों के आधार पर न ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव संविधान सभा के लिए किया जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट, एक बार देख लेना। प्रत्यक्ष समुदाय के प्रतिनिधियों अपने समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाएगा। सामान्य, मुस्लिम और सिख देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव 2 समितियों द्वारा सहमति के बाद होना था। समझौता समिति जो प्रांत के सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। देशी रियासतों में गठित समिति प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थे, उसमें 296 ब्रिटेन अधिकार के क्षेत्र में थे और 93 देशी रियासतों के क्षेत्र में थे। जो 296 थे उसमें 292 ये ब्रिटेन प्रांत के थे और 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों से थे। कौन कौन सी 4? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। देख लेना, ये पॉइंट आते हैं, पूछ सकता है ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों में से कौन से 4 स्थान थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ठीक है। और 93 देशी रियासतों में से आधिकारिक क्षेत्र देशी रियासत 3 थे। कौन कौन से? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। एक बार देख लेना। ठीक है, ये पॉइंट।
नोट पॉइंट में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, परंतु जब वह भाग पाकिस्तान में चला गया तब उन्हें संविधान सभा में पुनः लेने के लिए पूना की सीट में कांग्रेस सदस्य M.R. जयंकर से त्यागपत्र दिलवाकर सीट रिक्त कराई गई। यहां से उक्त चुनाव जीतकर अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य के रूप में बने। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार इसको बहुत गहराई से देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन हमेशा इससे घुमा फिरा के आएगा, या तो पूछेगा सबसे पहले अंबेडकर जी थे वो पहले किस सीट से चुने थे, तो पहले पूर्वी बंगाल से चुने थे, उसके बाद में फिर ये पूना की सीट पर खाली करवा के ये यहां पर चुने। ठीक है, एक बार देख लेना। प्रारूप समिति में से 7 सदस्य शामिल थे, कौन कौन से हैं आपको देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे, एम गोपाल स्वामी अयंगर, एम के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और वी एल मित्र। कुछ समय बाद वे पद से हट गए और उनके स्थान पर एन माधवन राय आए। ये देख लेना, वी एल मित्र की जगह कौन आए, तो एन माधवन राय। और डी खेतान आकस्मिक इनकी मृत्यु के कारण टी कृष्णमाचारी सदस्य बने। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देख लेना आपके लिए। चलो अगला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची केंद्र की होती है, राज्य सूची किसकी होती है, राज्य सूची या प्रांतीय सूची ये राज्य की होती है, समवर्ती सूची दोनों की होती है, संघ की और केंद्र की दोनों। अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक पॉइंट में आपको समझा दे रहा हूँ। संघ सूची को आप मान लो, दिमाग में सेट कर लो, शहर होता है, ठीक है। राज्य या प्रांतीय सूची आप दिमाग में सेट कर लो, गांव होता है, ठीक है। समवर्ती सूची आप मान लो दोनों होता है, गांव और शहर होता है, ठीक है। अब मैं आपको देख एक दिमाग में सेट कर लेना, ये देखना मत, बस मैं बता रहा हूँ। अब देखना, विदेशी मामले कहाँ होते हैं बेटा, शहर में होते हैं कि नहीं, तो शहर में है विदेशी मामले, ठीक है। पहले विदेशी देख लो, रेडियो और टेलीविजन। देखो रेडियो सही कहाँ चलता है, एकदम कैच कहाँ करता है, शहरों में करता है ना, तो कहाँ पे बजाएगा, केंद्र में, तो संघ सूची, ठीक है। रक्षा प्रॉपर बहुत कड़ी रक्षा कहाँ पर, दिल्ली ऐसे शहरों में है, तो संघ सूची में रक्षा आएगा कि नहीं, ठीक है। शेयर बाजार कहाँ पर चलता है, अपने गांव में शेयर बाजार तो नहीं होता, शहरों में होता है, ज्यादातर होता है, तो संघ सूची में हो गया। डाकघर और बचत घर, बड़े बड़े डाकघर कहाँ होंगे बेटा, शहर में होंगे, तो आप डाक। जनगणना, जनगणना शुरू कहाँ से होती है, कौन कराती है, भारत सरकार कराती है ना, ठीक है, तो वहां पर चले जाते हैं वहां। बीमा बड़े बड़े लोग कराते हैं, वो शहर में रहते हैं वही। बैंकिंग, बड़ी बड़ी बैंक के मुख्यालय कहाँ है, शहरों में ही है। रेलवे, मेट्रो रेलवे कहाँ है बेटा, शहरों में है। निगम कर, निगम कर कौन देता है, शहर वाले देते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना है। राज्य का कैसे आपको करना है, जैसे राज्य को हमने आपको बताया, राज्य सूची या प्रांतीय सूची हमने आपको बताया गांव से रिलेटेड। पुलिस, अरे गांव में घूमती रहती है पुलिस, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, भाई स्वच्छता सबसे ज्यादा गांव में रहती है, सिटी में कहाँ गंदगी रहती है, तो इसलिए प्रति व्यक्ति दर, प्रति व्यक्ति दर कहाँ, शहर में होती है। कृषि गांव में होती है। जन स्वास्थ्य, भाई जन स्वास्थ्य छोटे छोटे टीकाकरण लगते हैं तो गांव में आके लगाते हैं ना, तो ये जन स्वास्थ्य। गैस, गैस भाई माननीय मोदी जी गैस के कनेक्शन हर गांव, हर औरत को उज्ज्वला योजना के द्वारा दिया जा रहे हैं ना, तो गांव के लोगों को दी जा रही है। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस गांव गांव में रेलवे पुलिस आती है, ठीक है। पंचायती राज गांव से रिलेटेड है। कारागार, भाई कारागार, बड़े बड़े कारागार कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, बड़े बड़े जो कारागार टाइप में होते हैं। भूमि सुधार, भूमि गांव में होती है, ठीक है, ऐसे। अब देखो आर्थिक नियोजन क्या होता है, ये दोनों में होगी। आपराधिक मामले दोनों करते हैं। वन दोनों में, गांव में भी होती है और शहर में भी होती है। वन्य जीव जंतु गांव में भी होती है और शहर में भी। शिक्षा दोनों में होती है, गांव में भी और शहर में। विद्युत गांव में भी आती है और शहर में भी आती है। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद गांव में भी होता है शहर में भी होता है। गोद लेना तो गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। निवारक निरोधक गांव में भी है और शहर में भी। अधिनियम गांव में भी हो और शहर में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।